नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को दलितों और पिछड़ों के पदों को खाने के लिए और उन्हें आगे न बढ़ाने के लिए जबरदस्त तरीके से घेर रहे हैं। उन्होंने अभी पेश हुए बजट में भी इसी मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा था। राहुल ने कहा था कि भारत का बजट 20 लोगों ने तैयार किया है, उनमें केवल एक मुस्लिम है और एक ओबीसी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि ऐसे लोगों को फोटो में भी नहीं आने दिया जाता है। इस बीच बीजेपी यूपीएससी में लेटरल एंट्री लेकर आई थी, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष ने जब इस मुद्दे को उठाया और जनता तक आवाज पहुंची तो मोदी के एनडीए साथी भी वोट बैंक की चिंता के कारण आवाज उठाने लगे, तो फिर मोदी को यह फैसला वापस लेना पड़ा। इस बीच अब एक खबर आई है कि रेल मंत्रालय में पहली बार किसी दलित अधिकारी को सबसे ऊंचे पद पर नियुक्ति मिली है। रेल मंत्रालय में चेयरमैन एंड सीईओ का पद सबसे बड़ा होता है। ये पद भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर होता है, यानी भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के सचिव के बराबर ही रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का पद होता है। भारतीय रेल में मैकेनिकल इंजीनियर्स सेवा के अधिकारी सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बनाए गए हैं। वो 1 सितंबर 2024 को पदभार ग्रहण कर रहे हैं। किसी दलित अधिकारी के पहली बार इस पद तक पहुंचने के बाद इस पर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने बीबीसी से बातचीत में दावा किया है कि ये पूरी तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस का दबाव है, वरना सारी योग्यता होने के बावजूद भी उन्हें दबा दिया जाता है। पहले मोदी और अमित शाह जिसे चाहते थे उसे बना देते थे। उनका कहना है कि कांग्रेस के दबाव में ही हाल ही में लेटरल एंट्री से नियुक्ति के विज्ञापन को भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसके जवाब में बीजेपी समर्थक दावा करते हैं कि मोदी सरकार के दौर में दलित और आदिवासी समुदाय को राष्ट्रपति पद तक पहुंचने का अवसर मिलता है। सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आज इसी किले पर बीजेपी नेता नारायण राणे और शिवसेना यूबीटी गुट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने बीते साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के अवसर पर किया था। इसके बाद ही विपक्ष हमलावर है। हालांकि इस बीच बुधवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रतिमा गिरने के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से माफी मांगते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं और 1 साल के भीतर उनकी प्रतिमा का इस तरह गिरना हम सबके लिए धक्का है। इस मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी की सरकार को लगातार घेर रहा है। शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी काफी एक्टिव है, कांग्रेस एक्टिव है। लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। वहीं इस घटना के मद्देनजर महाविकास अघाड़ी ने रविवार 1 सितंबर को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। अगर ये मुद्दा सही से गर्मा जाता है तो बीजेपी और इसके सहयोगी चुनाव में मुश्किल में फंस सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने पर उतर आई है। योगी अब पीएम मोदी की तरह वो नहीं कहना चाहते जो पीएम मोदी ने पहले कहा था कि वो मीडिया को मैनेज नहीं कर पाए। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में डिजिटल मीडिया की नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत सरकार की जय करने पर विज्ञापन मिलेगा, लेकिन अगर सरकार को आपका कंटेंट, रील या फिर पोस्ट पसंद नहीं आया तो जेल भी भेजा जा सकता है। मतलब अगर किसी ने खिलाफत या सरकार विरोधी कंटेंट परोसा तो 3 साल से उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। अब ये आपको सोचना है कि जेल जाना है या पैसे लेना है। सरकार तो खुलकर सामने आई है। ये पॉलिसी राज्य के उन लोगों के लिए भी होगी जो यूपी के बाहर रह रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा गया है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार प्रसार करने वालों के लिए भुगतान की राशि क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए प्रति महीने रखी गई है। वहीं यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के जरिए प्रचार प्रसार करने वालों को क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति महीने के हिसाब से दिया जाएगा। सरकार की ओर से जारी पॉलिसी के अनुसार किसी भी स्थिति में कंटेंट राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। अब बात यह है कि तय सरकार करेगी कि राष्ट्र विरोधी है या नहीं। बात साफ है कि पैसे लोगे नहीं तो जेल जाओ। यूपी की योगी सरकार ने नई डिजिटल नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें डिजिटल मीडिया के माध्यम से सरकार के कामकाज का प्रसार करने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन विज्ञापन राशि के तौर पर होगा। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा है कि ये डिजिटल मीडिया पर सरेआम कब्जा है। कांग्रेस ने सरकार की इस नीति का विरोध किया है। यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूपी सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई स्कीम लेकर आई है। इसके मुताबिक सरकार के काम का प्रचार प्रसार करने वाले को महीने के 8 लाख रुपए तक मिल सकते हैं और इनका विरोध करने वालों को सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। यानी डिजिटल मीडिया पर सरेआम कब्जा। सरकार अब बिना किसी डर या संकोच
सरेआम मीडिया को गोद में लेने पर उतारू हो गई है। कांग्रेस ने कहा ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं तो और क्या है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी जग जाहिर है। इस बीच अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी राज्य हरियाणा में अंदरूनी कलह को रोकने के लिए सख्ती बरती और विधानसभा चुनाव में मौजूदा सांसदों को मैदान में नहीं उतारने का फैसला किया है। हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि किसी भी सदन के किसी भी मौजूदा सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार हरियाणा कांग्रेस दो बड़े खेमों में बंट गई है, जिनका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य इकाई के प्रमुख उदय भान कर रहे हैं। वहीं दूसरे खेमे का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्य इकाई प्रमुख कुमारी शैलजा कर रही थी, जो हाल ही में सिरसा सुरक्षित सीट से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। नया निर्देश शैलजा और सुरजेवाला दोनों पर लागू होगा और ये भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में जाने की संभावना है, लेकिन इससे उनके बेटे और रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की संभावना भी सीमित हो जाएंगी, जो पिछले हफ्तों से पूरे राज्य में प्रचार कर रहे हैं और उन्हें संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा रहा है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है, हर तरीके से उनको घेर रही है। वो दूसरी बात है कि ममता ने इस घटना को सही से डील नहीं किया, लेकिन बीजेपी इससे कुछ और हासिल करना चाह रही है। हालांकि उसका कहना है ये पश्चिम बंगाल में पीड़िता के साथ न्याय का विषय, चुनाव का विषय नहीं है। इस बीच ममता बनर्जी ने टीएमसी के छात्र संगठन छात्र परिषद के एक सम्मेलन में कहा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि बांग्लादेश है, मैं बांग्लादेश को प्यार करती हूँ, वो लोग हमारी तरह भाषा बोलते हैं, उनकी और हमारी संस्कृति एक जैसी है, लेकिन बांग्लादेश अलग देश है और भारत अलग। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी जी अपनी पार्टी के जरिए आग लगा रहे हैं। अगर बांग्ला जला तो असम, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा भी नहीं बचेगा और उत्तर प्रदेश पर भी इसका असर होगा। हम मोदी जी की कुर्सी हिलाकर रख देंगे। कोलकाता में आरजी-कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार बलात्कारियों को मौत की सजा दिलाने के लिए बिल लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह हम विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और बलात्कारियों की मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए 10 दिन के भीतर बिल पारित कर देंगे। इसके बाद हम इस बिल को गवर्नर को भेज देंगे। अगर उन्होंने बिल को मंजूरी नहीं दी तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे। इस बिल को पारित कराना ही होगा और इस बार वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकेंगे। बता दें, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में लोगों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। कोलकाता रेप और मर्डर के विरोध में मंगलवार को नबान अभियान के दौरान हिंसा को लेकर बीजेपी के 12 घंटे के बंद के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए। उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन के कारण बंगांव सियालदह के बीच ट्रेन सेवाएं बाधित हुई। उधर बंद के दौरान कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगाया और राज्य परिवहन निगम की बसें रोकी। कुछ जगहों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस दौरान बसों के चालक हेलमेट पहने काम करते हुए दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा को बुलाए गए बीजेपी के बंद के दौरान हिंसा में 2 लोग घायल हुए हैं। उत्तरी 24 परगना के भाटपाड़ा में बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे की कार पर हमले और गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि प्रियांगु पांडे की कार पर आज हमला हुआ है और गोली चलाई गई है। ड्राइवर को गोली मारी गई है और 7 राउंड की फायरिंग की गई। ये सब एसीपी की मौजूदगी में हुआ है। 2 घायल हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर है। उन्होंने इस हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया और कहा कि प्रियांगु पांडे की हत्या की योजना बनाई गई थी। बंगाल में डॉक्टर के साथ जो हुआ वो हैवानियत थी, इससे क्रूर कुछ हो नहीं सकता। हालांकि बंगाल की घटना के बाद देश में ऐसे कई मामले आ चुके हैं। नर्स के साथ हैवानियत के मामले आ चुके हैं। बिहार से भी दरिंदगी और हैवानियत के मामले आए हैं, उत्तराखंड से भी आए हैं, लेकिन मुद्दा बंगाल का बना हुआ है। राष्ट्रपति भी किसी भी केस में नहीं बोली हैं, लेकिन अब बोली हैं, वो भी बंगाल के केस में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है, उन्होंने कहा है कि वो इस घटना से निराश और डरी हुई हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि बेटियों के खिलाफ इस तरह के अपराध मंजूर नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अब बस बहुत हो गया, कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की अनुमति नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति मुर्मू के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि राष्ट्रपति को आरजी-कर के बारे में बोलते हुए सुना, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि उन्नाव, हाथरस, बिल्किस, मणिपुर पर कुछ नहीं बोला। ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड नहीं देखा। साक्षी मलिक जैसे गोल्ड गर्ल के विरोध के दौरान आप चुप क्यों रहीं? क्या बीजेपी के खिलाफ बोलना मुश्किल है? पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में ठहरे झारखंड पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर यानी एसआई से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है।
सूत्रों ने बुधवार को बताया कि उन पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की जासूसी करने का संदेह है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों अधिकारी झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात हैं और उन्हें मंगलवार रात नई दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने की एक टीम ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंपाई सोरेन की कथित अनदेखी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा है। उन्होंने कहा है कि चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने उन्हें अचानक मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। वो चंपाई सोरेन की जासूसी भी करवा रहे हैं। एक डरा हुआ मुख्यमंत्री और क्या भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठतम नेता हैं, वो झामुमो के संस्थापक सदस्य भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उन्हें अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अपनी ही पार्टी के इतने बड़े नेता को साजिश के तहत मुख्यमंत्री पद से हटाना और सत्ता के लालच में झटपट स्वयं सीएम की कुर्सी पर बैठ जाना, ये आदिवासी समुदाय के एक बड़े नेता का घोर अपमान है और पूरे आदिवासी समाज के साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार है। पिछले 10 सालों से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेता और बाकी कई लोग जेल में बंद हुए। ईडी अभी तक पीएमएलए में जिसको गिरफ्तार करती थी उसको जमानत मिलना असंभव था, क्योंकि मोदी सरकार ने उसमें संशोधन करके जमानत को लगभग असंभव बना दिया था। लेकिन अब 10 साल बाद कई विपक्षी नेताओं के द्वारा ये झेले जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग पर रोकथाम वाले कानून के मामले में जमानत देना नियम है, जबकि ऐसे मामलों में जेल भेजना अपवाद है। बुधवार को प्रेम प्रकाश को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। प्रेम प्रकाश पर आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी हैं। बता दें, एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की नेता के कविता को भी जमानत दी है। के कविता को दिल्ली सरकार की शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर भी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि इसी महीने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिली है। जस्टिस विश्वनाथन ने फैसला सुनाते हुए कहा, पीएमएलए केस में भी बेल एक नियम है और जेल अपवाद है। हालांकि लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कई सालों लेट हो गया है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या बदलाव आने वाला है या वैसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा था। आरएसएस चीफ मोहन भागवत को अब पीएम मोदी और अमित शाह जैसी सुरक्षा दी जाएगी। उनके Z+ सुरक्षा कवर को बढ़ाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस कर दिया गया है। ऐसे में उनकी सुरक्षा में अब और सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। उनका सुरक्षा घेरा पहले से भी ज्यादा पुख्ता होगा। हाल ही में गृह मंत्रालय की ओर से की गई समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक समीक्षा बैठक में पाया गया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में मोहन भागवत की सुरक्षा के दौरान ढिलाई बरती गई है। ऐसे में संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा में इजाफा करने का फैसला लिया गया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए 2 दिन पहले वापस ली गई अपनी उसी लिस्ट को फिर से जारी कर दिया है। बस एक नाम में बदलाव किया है। इसमें 3 पूर्व मंत्रियों को जगह दी गई है और दूसरे दलों से आए कई लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि निर्मल सिंह जैसे बड़े नामों को जगह नहीं मिली है। बता दें कि सोमवार को बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची को रद्द कर दिया था, क्योंकि पार्टी के पुराने नेताओं को किनारे लगाए जाने से कार्यकर्ताओं में गुस्सा था और वो विरोध प्रदर्शन पर उतर आए थे। हालांकि पार्टी ने कहा था टाइपिंग त्रुटि की वजह से लिस्ट वापस ले ली गई, लेकिन सूची वापस लेने के 24 घंटे बाद ही पार्टी ने उसी सूची को फिर से जारी किया है। कतर में भारतीय नागरिक से गुरु ग्रंथ साहिब लेने के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। बुधवार को जारी बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा, कतर के अधिकारियों ने दोहा स्थित हमारे दूतावास में आज श्री गुरु गोविंद साहिब सौंप दिए हैं, जो एक भारतीय नागरिक से लिए गए थे। ये मामला बिना अनुमति के धार्मिक प्रतिष्ठान चलाने से जुड़ा हुआ है। राज्यसभा उपचुनाव में 11 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जबकि 3 सितंबर को एक सीट पर मतदान होगा। मंगलवार को पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी, केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री महिलाओं के खिलाफ शोषण करने के लिए घिरी हुई है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री चारों तरफ से घिर गई है। अभिनेत्रियों ने बताया कि कैसे पुरुष इंडस्ट्री में उनका शोषण करते थे। रिपोर्ट आने के बाद बाकी एक्ट्रेस भी मैदान में उतर आई और आरोप लगाया। मलयालम फिल्मों के अभिनेता सिद्दीकी पर एक अभिनेत्री ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिसके बाद अब उनके खिलाफ बलात्कार का एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी। ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी थी और कई बार कह चुका है कि हाँ, हमला तो हम करेंगे ही, मजबूत जवाब देंगे। लेकिन इस बीच अब ये चर्चा चल रही है कि क्या हमले में देरी के बीच में ईरान और अमेरिका में कुछ डील हुई है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने खामेनेई ने चौंकाने वाली टिप्पणी की है। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बातचीत को फिर से शुरू करने का संकेत दिया और ईरान की सरकार से कहा कि उसके दुश्मन के साथ बातचीत करने में कोई बाधा नहीं है।
हालांकि खामनेई ने यह भी दोहराया कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सरकारी टेलीविजन पर इसके साथ ही इजरायल पर हमला करने की योजना का बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी उम्मीदें दुश्मन पर नहीं टिकानी चाहिए। अपनी योजनाओं के लिए हमें दुश्मनों की मंजूरी का इंतजार नहीं करना चाहिए। कुछ जगहों पर एक ही दुश्मन से भिड़ना विरोधाभासी नहीं है, इसमें कोई बाधा नहीं है। इसके साथ ही खामनेई ने राष्ट्रपति पेजेशकियान के मंत्रिमंडल को भी चेतावनी दी कि दुश्मन पर भरोसा मत करो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इस बार राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल ट्रंप ने रूस की सेना की तारीफ की है। उन्होंने रूसी सेना के युद्ध कौशल की खुलकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि रूसी सेना को सर्दियों की परिस्थितियों में लड़ने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं, रूस सर्दियों में लड़ने में बहुत अच्छा है, वो जीते हैं। उन्होंने जर्मनी को हराया और उन्होंने नेपोलियन को भी हराया। उन्हें हराना आसान नहीं है और उनकी सेना बहुत बड़ी है। हालांकि साथ ही कहा कि यूक्रेन को हराना आसान नहीं है, लेकिन यूक्रेन को हमने बहुत सारा पैसा दिया है। बता दें, ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो राष्ट्रपति बने तो तुरंत ही युद्ध खत्म करा देंगे। यूक्रेनी आर्मी चीफ ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा किया। कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने कहा कि यूक्रेनी घुसपैठ एक बहुत बड़ा दांव था। यूक्रेनी अधिकारी ने दावा किया कि इस योजना का उद्देश्य रूस को प्रमुख आगे के मोर्चों से सैनिकों को हटाने के लिए मजबूर करना था, लेकिन पूरी तरह से इसमें हम सफल नहीं हो पाए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुर्स्क अभियान में रूसी सेना की एक बड़ी संख्या को हम वहां से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिकों को यूक्रेन के दक्षिण से वापस बुला लिया गया है। अभी तक हम कह सकते हैं कि लगभग 30,000 सैनिकों को कुर्स्क मोर्चे पर भेजा गया है और ये संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि रूस पोक्रोवस्क मोर्चे पर अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। पहली बार संख्या का खुलासा करते हुए सिरिस्की ने कहा कि यूक्रेन ने कुर्स्क क्षेत्र में अपने ऑपरेशन के दौरान 594 रूसी सैनिकों को पकड़ लिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर बनाए गए हैं। उन्होंने 2011 वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए थे। बाएं हाथ के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने के लिए जाने जाते हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव के बाद भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।